गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन। जो हम डिस्कस करते हैं उसी सीरीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम 24 दिसंबर 2022 के कर रहे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डीपीएसपी। स्टेटमेंट इस तरीके से है, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर प्लेस्ड अंडर। तो आपको बताना है किसके अंडर में प्लेस किया गया, वेदर इट इज़ द पार्ट ऑफ डीपीएसपी, वेदर इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एक्सेट्रा। तो यू नो वेरी वेल कि ये जो प्रोविजंस है वो आपके डीपीएसपी के अंडर में प्रोवाइड किया गया, लेकिन कहाँ पे किया गया। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 49 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो जस्ट अ सेकंड, पूरा क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। लाइक दैट, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। तो याद रखिएगा डेट मेंशन है डीपीएसपी कहाँ पे, आर्टिकल 49 के अंदर में। अब डीपीएसपी की बात है तो याद रखिएगा इसको पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें रखे गए हैं। और इसमें अब तक अप्रोक्सीमेटली 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा 39 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आया है, 39A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फॉर एग्जांपल इसमें नालसा का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 43A जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। आर्टिकल 43B जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसमें ऐड किया गया था, जिसमें कोऑपरेटिव के बारे में बेसिकली मेंशन किया गया है। ठीक है, और 43B के बाद है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 48A जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड वेलफेयर की बात की जाती है। तो वो आर्टिकल मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर, इन्वायरमेंट, डाइवर्सिटी, तो 48A में मेंशन किया गया है। और ये जो है 1972 के आसपास जो है इसको ऐड किया गया था, राइट। और तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अब हम डीपीएसपी के बारे में थोड़ा जान ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 36 में जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 37 में किसके एप्लीकेशन होगा उसके बारे में मेंशन, मतलब ये किसके ऊपर लागू होगा, नॉन जुडिशियबल नेचर, इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 38 में बताया गया स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर और द प्रमोशन एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 में जो है पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इन द फॉर्म ऑफ नालसा, नेशनल लीगल अथॉरिटी, 1987। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेट एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेज। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो ये आर्टिकल 42 में मेंशन किया गया है। 43 की बात करेंगे तो लिविंग वेजेस एक्सेट्रा। 43 प्रमोशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन आर्टिकल 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही ऐड किया गया था। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। और ये जो है ये प्रोविजन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST, अदर वेलफेयर सेक्शन। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमने कल पढ़ा था, आर्टिकल 47 में इसको मेंशन किया गया। एंड ये वन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल है। देखो गांधीयन की जब हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वो कहाँ पे है गांधीयन का कौन सा, आर्टिकल 40 जिसमें विलेज पंचायत की बात करते हैं, 43 एंड 43A, 43B A और B दोनों हैं। और आर्टिकल 46 एंड 47। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल विच हैज़ मतलब जो गांधीयन प्रिंसिपल में हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन एंड 45 प्रोविजन, अच्छा ये मैं बता चुकी। 48 की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और यहाँ पे काऊ को जो है प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है। काऊ का मेंशन यहाँ पे किया गया है एज एन मिल्च एनिमल। 48 प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो मैंने अभी बताया। और ये जब 1972 की बात है, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तभी इसको ऐड किया गया था। और 49 की बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 की बात करते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो 50-50 हो गया किसके बारे में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का। और एग्जीक्यूटिव कहाँ से लिए जाते हैं, लेजिस्लेचर। ये पार्ट हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, यही बताता है बेसिकली कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। 51 की बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेशनल पीस पे हमें फोकस करना है। और इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटी, जो पार्ट 51A में रखे गए। 51A में इसी का ही एक अलग से पार्ट बना दी 51A।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब आपको बताना है, फिर इसके बारे में जो भी पॉइंट दे रखे हैं उसको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्राइंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस। मतलब ये है कि हमें बहुत कम या फिर जो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को हमें प्रमोट करना है, उसको ग्रो करना है, क्या ये इसका अंडर पार्ट बनाता है। सेकेंड है इट यूजेज इंटेंसिव इरीगेशन एंड डीप प्लॉइंग। मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इंटेंसिव इरीगेशन करना है और जो प्लगिंग करते हो डीप लेवल तक जाकर करना है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो डेट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। नंबर थर्ड इट प्रमोट सोयल एरेशन। मतलब इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो नेचुरल सोयल एरेशन है थ्रू वर्मी कंपोस्ट लाइक अर्थवॉर्म, उसको हमें प्रमोट करना है। इंटरक्रॉपिंग, एक से ज़्यादा क्रॉप हमें यहाँ पे उगानी है, बर्न्स वगैरह बनानी है, एंड टॉप सोयल मल्चिंग जो है नेचुरल तरीके से करनी है। तो येस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, राइट। इसके लिए बेसिकली एक गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम भी लेकर आई गई है, डेट इज़ नथिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो संपदा। ठीक है, एक बार आप इसको देखिएगा कि इसके लिए कौन सी स्कीम गवर्नमेंट चला रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज तो मैं कल इसके बारे में बताती हूँ। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के से रिलेटेड कौन सी स्कीम चलाई जा रही कल बताते हैं। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्राइंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल एंड इंडियन प्रैक्टिसेस। इसमें बेसिकली इनपुट कॉस्ट को मिनिमम रखने की कोशिश की जाती है और जो प्रैक्टिसेस होती है वो नेचुरल फ्रेंडली होनी चाहिए, इस तरीके से कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग द बाजरा, वी शुड ग्रो डैट बाजरा नॉट द राइस दैट दे यूज टू कल्टिवेट। ठीक है, तो जो वहाँ की टोपोग्राफी है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, उसी हिसाब से क्रॉप यहाँ पे उगाई जाए तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है और उसी के तरीके को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। यही इसका मेन उद्देश्य है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे राइस वगैरह उगाया जाए या फिर कोई और क्रॉप वहाँ पे उगाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ना। जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग मेथड ऑल्सो प्रमोट सोइल एरेशन, मिनिमम वाटरिंग, इंटरक्रॉपिंग, बर्न्स एंड टॉप सोइल मल्चिंग, डिस्करेज इंटेंसिव इरीगेशन। मतलब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इंटेंसिव इरीगेशन ना हो एंड डीप प्लोइंग भी ना हो पाए ताकि जो सोयल है अपर लेयर है वो इरोड ना हो जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। डेट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कंजर्वेशन, मतलब हमें कंजर्व करना है एग्रीकल्चर को किस तरीके से सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल तब रहेगा जब वो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से होगा, है ना, और जहाँ पे हमारी इनपुट कॉस्ट कम से कम हो पाएगी, जिसमें हमें उसमें करने में भी थोड़ा पैसा लगेगा और मज़ा भी आएगा ना। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज अ फार्मिंग सिस्टम दैट कैन प्रिवेंट लॉसेस ऑफ एरेबल लैंड वाइल रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। तो येस वी आर ट्राई टू डू इट कि जो नेचुरल फार्मिंग के तरीके से जहाँ पे एरेबल लैंड को हम लॉस होने से बचाएं और जो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है उसको हम रीजनरेट करने की कोशिश करें। सेकेंड अगर हम देखें, एक्सटर्नल इनपुट सच एज एग्रोकेमिकल आर नॉट अप्लाइड सो डैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये आपको लग सकता है ठीक होना चाहिए बट ऐसा नहीं है। देखो जीरो बजट फार्मिंग में हमारी इनपुट कॉस्ट जीरो होनी चाहिए, है ना, लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में इतना तो एग्रीकल्चर होना चाहिए ताकि हम सस्टेन कर पाए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नेचुरल को बचाने के लिए जो आधी पॉपुलेशन है वो भूखी मर जाए और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे केमिकल को ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको ये जो है बोलता है कि येस यू कैन डू बट इन अ सस्टेनेबल वे। यस नंबर थर्ड देखते हैं। इट इंक्लूड क्रॉप लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्री। मतलब ये है कि हम यहाँ पे लाइफ स्टॉक जैसे भैंस वगैरह रख सकते हैं, काऊ रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज एंड पेस्चर इनटू एग्रीकल्चर लैंडस्केप। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है जैसे गोबर होता है उसको हम खाद बना सकते हैं, तो हम वहाँ पे अपने फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। लेट्स सी अबाउट इट। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम दैट कैन प्रिवेंट लॉस ऑफ एरेबल लैंड while regenerating degraded land. It promote maintenance of the permanent soil cover. मतलब इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो soil cover है वो मेंटेन रहे, मिनिमम soil disturbed हो एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज का, जिसमें हम नॉट ओनली प्लांट यूज़ करते हैं, एनिमल का भी जो वेस्ट है वो यूज़ किया जाता है ताकि दोनों जो है म्यूचुअल तरीके से रह सके। इट इन्हांस बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस अबव एंड बिलो द ग्राउंड सरफेस विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड वाटर and nutrient use efficiency and to improve and sustained crop production. ओके तो ये एक बार आप पढ़िएगा। तो डेट इज़ द फीचर ऑफ द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। मेन उद्देश्य यही है कि हमें अपने एग्रीकल्चर को सस्टेन बनाना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताइए भाई फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यू नो वेरी चौधरी चरण सिंह, और ये फिफ्थ नंबर के थे और इन्होंने कभी भी लोकसभा को फेस नहीं किया, मतलब लोकसभा में गई नहीं, पार्लियामेंट में कभी भी ये पहुँचे नहीं, उससे पहले इनकी जो है सरकार गिर गई थी। ये जो है ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए पर्सन थे या फिर ये कह लीजिए
लीजिए एग्रीकल्चर ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए पर्सन थे, इस वजह से जो इनका स्थल है, मतलब जहाँ पे इनकी जिनको दफनाया गया है, इनकी समाधि स्थल को जो है किसान घाट के नाम से जानते हैं, किसान घाट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी को किस नाम से जानते हैं, गांधी की जो समाधि स्थल है उसको हम राजघाट के नाम से जानते हैं। अगर इंदिरा गांधी जी की पूछी जाए तो शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, और राजीव गांधी की पूछी जाए तो विजय स्थल, है ना, उसके नाम से जानते हैं। और आगे बढ़े। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर की बात आई है तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में पार्ट 5 में मेंशन किया गया है। पार्ट 5 में मेंशन किया गया जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 78, ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना है। 74 में मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, जो उसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का यूज़ हुआ है, बहुत कम जगह पे जो है प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो बी और सी, इसमें 2 पार्ट है। बी में बताया गया है कि हमारी किसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर हुम, दैट इज नथिंग बट अ लोकसभा। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मतलब या मिनिस्टर की, तो प्रेसिडेंट हो जाएगा। आर्टिकल 78 बोलता है कि जो भी ऑफिस में हो रहा है, यू नो वेरी वेल कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे 2 हेड होते हैं, एक नॉमिनल होता है, एक रियल पावर होती है। जो नॉमिनल हेड होता है उसके नाम पे ही सारे काम किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि उसके नाम पे क्या क्या काम हो रहा है। तो ये आर्टिकल 78 में बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी टाइम प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता है व्हाट आर गोइंग इन द ऑफिस, ठीक है, मेरे नाम पे क्या क्या काम हो रखे हैं, जो भी मतलब काम से रिलेटेड भी हो रहा है वो ले सकता है। तो ये आर्टिकल 78 में मेंशन किया गया, कहाँ पे, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल याद रखें, पार्ट 5 से याद आ गया, तो आर्टिकल 98 जिसमें सेक्रेटेरिएट का मेंशन है, राज्यसभा नहीं लोकसभा के सेक्रेटेरिएट का मेंशन है, मेक श्योर रिमेंबर इट। और राज्यसभा का पूछा जाए तो 93 में मेंशन किया गया है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट होता है और राज्यसभा का भी सेक्रेटेरिएट मेंशन का है 93 और 98 में, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं उसी तरीके। अच्छा, चौधरी चरण सिंह सर्व द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहाँ से, 1979 से लेकर 1980। हिस्टोरियन पीपल अलाइक फ्रीक्वेंटली रेफर टू हिम एज द चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट मूवमेंट, तो पीजेंट से रिलेटेड ये हुआ करते थे। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉरपोरेशन अमित शाह विश्ड फार्मर अक्रॉस द कंट्री ऑन द ओकेजन द फार्मर डे। फार्मर डे हम कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने बताया कि जो फार्मर होता है वो बैकबोन होता है। और 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी कर चुके हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। और द डेट वाज सिलेक्टेड एज टू कोइंसाइड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज नथिंग बट चौधरी चरण सिंह, दैट, और ये जो है 2001 से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में। ग्रेट ग्रीन प्रोग्राम यू नो वेरी वेल, अभी थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ में हुआ करता था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। देखो, ग्रेट ग्रीन वॉल जो प्रोग्राम है ये साउथ अफ्रीका नहीं, ओवरऑल जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो साहिल रीजन है जिसमें 11 कंट्री आती है उसको ग्रीन करने का ये काम है। मतलब यहाँ पे एक वॉल टाइप से बनाई जाएगी ताकि वो ग्रीन रहा जा सके और नेचुरल तरीके से यहाँ पे जो फसल है वो उगाई जाए, ठीक है। और ये किसका इनिशिएटिव है, तो याद रखिएगा अफ्रीकन यूनियन का। किसका है, अफ्रीकन यूनियन का। अफ्रीकन यूनियन का ये इनिशिएटिव है, कहाँ पे है, तो ये है अफ्रीका के अंदर, कहाँ पे, साहिल रीजन के अंदर। 11 कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट है। इनिशिएटिव है अफ्रीकन यूनियन का। मेन एम क्या है कि यहाँ पे ग्रीनरी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और इसी के तर्ज पे इंडिया के अंदर भी इसी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, कहाँ पे, अरावली के अंदर, जो है पोरबंदर टू पानीपत हरियाणा का, दिल्ली से होते हुए जाते हैं राजस्थान दिल्ली और हरियाणा, ये इस एरिया को कवर करते हैं। कहाँ पे रिलेटेड है, अरावली, ठीक है। ओके, एक बार आप अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जानिए। यू कैन सी हेयर इंडिया के, अगर आप वेस्ट में जाओगे तो ये रहा आपके सामने अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो ये साहिल रीजन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाला रीजन, तो यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यू कैन सी हेयर फॉरेस्ट बेल्ट फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत कवरिंग एंटायर अरावली रेंज एंड बियॉन्ड। तो मतलब ये है कि हमने अरावली रेंज को यहाँ पे ग्रीनरी से कवर करने की कोशिश की जा रही है ना। ग्रीन वॉल विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर डस्ट, तो ये डस्ट से बैरियर करेगी। और थार डेजर्ट का जो डस्ट आता है उससे बैरियर का लिए प्रोवाइड करेगा। और ये जो है रिस्टोर करेगा डिग्रेडेड लैंड को। और मैसिव एफोरेस्टेशन यहाँ पे की जाएगी। प्रोजेक्ट येट टू फॉर्मल नोट डिटेल टू बी वर्कड आउट एनीवे। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 1400 किलोमीटर की ये पूरी लेंथ रहने वाली है।
ओके अगर हम बात करें जो ग्रेट ग्रीन वॉल की है वो कहाँ पे, तो अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर है। क्या प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ग्रीनरी। तो यू कैन शेयर द माली, नाइजर, चड, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, ये सारी की सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट है। कितनी कंट्री है, 11 कंट्री है। और ये जो है और अब तक की जो है 15% ही एरिया इसमें कवर हो पाया, ठीक है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, ये रहा इंडिया और ये रहा आपका अफ्रीका, तो ये मैंने दोबारा लगा दिया, कोई बात नहीं। यू कैन सी हेयर द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ द सहारा एंड द साहिल इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें 54 कंट्री आती है और इसका जो हेडक्वार्टर इथोपिया के अंदर है और इथोपिया कैपिटल अडी अबाबा के अंदर। इनिशियली कवरिंग एज अ फार टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन द साहिल रीजन एंड होल्ड बैक एक्सप्रेशन ऑफ द सहारा। ओके, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। और इस प्रोग्राम को जो है 2007 में अफ्रीकन यूनियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल नेटवर्क के बारे में। अ न्यूरल नेटवर्क इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक दैट अटेम्प्ट टू मिमिक द वेब ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन टू लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। मतलब ये है कि न्यूरल नेटवर्क हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर हम अपने दिमाग के अंदर घुसा दे तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ बातें हैं वो भी हम सीख पाएंगे। सेकंड देखते हैं, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसलेट ऐप आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इज इट करेक्ट? तो यस, ये भी करेक्ट है। एंड कैप्चा एक टेस्ट है, कैप्चा का एक टेस्ट है जिसका एम है लिमिट करना टेक्नोलॉजी एक्सेस टू ह्यूमन, मतलब लिमिट द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस ह्यूमन एंड कीप द बोट्स अवे। तो मतलब ये है कि डिस्टिंग्विश कर पाना कि ये ह्यूमन की आवाज़ है या फिर किसी बोट के द्वारा बनाई गई है। तो डेट वॉज ऑल्सो करेक्ट। ये न्यूज़ में था क्योंकि फेसबुक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर विच आइडेंटिफाई फेसेस इन द फोटोज़ वी पोस्ट द वॉइस, मतलब यही है कि ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वेदर ये फेक है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अगला है डिजी यात्रा के बारे में। डिजी यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की एक पहल है जिसमें होता क्या है बेसिकली, जब आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना पड़ता है ताकि आप वहाँ पे ट्रैवल कर पाएँ, ताकि जो पूरी फ़्लाइट है वो सेफ़ हो। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपने अगर डिजी यात्रा पे लॉगिन कर रखा होगा तो वो सिर्फ आपके फेस को स्कैन करेंगे और आपकी सारी डिटेल उनके सामने आ जाएगी और आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा ये इसका पूरा एम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है और ये पूरी जो प्रोसेस है वो जो है वॉलंटरी बेसिस है, वॉलंटरी बेस्ड पे है। डिजी यात्रा इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव अंडर द ई गवर्नेंस सिस्टम, जहाँ पे हम ई गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और यहाँ पे टाइम और पूरी प्रोसेस चीप होती है ना, टाइम कम लगता है और चीप प्रोसेस है। लेट्स सी हम डिजी यात्रा के बारे में। इट इज़ अ बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। यस, यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, डेट ऑल्सो करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट एम टू प्रोवाइड द पेपरलेस एंड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस टू द पैसेंजर। तो यस, यहाँ पे हम पेपरलेस और सीमलेस जो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं पैसेंजर को, जो ज़्यादा जल्दी में वो यहाँ पे ना जाए, सिंपल इस टेक्निक का यूज़ करें, डिजी यात्रा का यूज़ करें और वो निकल जाएगा। नंबर 3, इट इज़ अ इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव कोऑर्डिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो यस, ये सिविल एविएशन के द्वारा ही जो है कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। नंबर 4 था ये एक वॉलंटरी स्कीम है, डेट ऑल्सो भी करेक्ट। यस, डेट इज ऑल्सो वॉलंटरी स्कीम। डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल्स एक्सपीरियंस है जिसको बेस्ट के नाम से भी जानते हैं। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। It aims to provide the paperless and seamless travel experience to the passenger. It is industry-led initiative coordinated by the Ministry of Civil Aviation. याद रखोगे आपको इसमें। आगे बढ़ते हैं। डिजी यात्रा इज अ कम्प्लीटली वॉलंटरी स्कीम वेयर द पैसेंजर साइन अप एंड कंसेंट टू यूज डिजी यात्रा फॉर द पर्पज ऑफ द चेक एंड बोर्डिंग, मतलब वहाँ पे आपसे कंसेंट मांगी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस कंट्रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यू नो वेरी वेल, हमारी कंट्री के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसी वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अब जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की बात आती है तो कौन कौन से तरीके, जैसे आपको पता होगा सेंश्योर मोशन है और नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसी तरीके से एडजॉर्नमेंट मोशन है, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पूछे जा सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एटसेट्रा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ द फंक्शन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू एडजॉर्नमेंट मोशन, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन आर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर मोशन, ये मैं बता चुकी। जैसे वोट ऑफ थैंक्स भी होता है और कट मोशन हो जाता है जब बजट पास कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सारे के सारे ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो गवर्नमेंट है क्या उसके पास मेजोरिटी है या नहीं है, वेदर दे एक्सपीरियंस और दे हैव द फेथ ऑफ पीपल इन इट और नॉट। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिलीजन हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र, पहली बात तो 1 मिनट,
बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा बात। जो बुद्धिज़्म है अपनी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कहाँ पे हो रही थी, कनिष्क के अंडर में हो रही थी। कहाँ पे, कश्मीर के अंदर, कुंडलपुरम के अंदर, है ना। कुंडलपुर मतलब कश्मीर के अंदर की जगह कुंडलपुरम, और इसको हेड कर रहे थे जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे वो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्रा हुआ करते थे। यहाँ पे जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। और फर्दर इसके कुछ सेक्ट जो है पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। फॉर एग्जाम्पल कनिष्का और प्लस वसुमित्र के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को यहाँ पे कुंडलपुरम कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा, एक हीनयान है और एक महायान है। हीनयान को हम लेसर व्हीकल के नाम से जानते हैं और महायान को हम ग्रेट व्हीकल के नाम से जानते हैं। हीनयान जो है साउथ ऑफ इंडिया, मतलब साउथ है, जैसे फॉर एग्जांपल आशियन कंट्री हो गई, यहाँ पे जो है हीनयान जो धर्म है या फिर इसका सेक्ट है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन महायान की बात करें नॉर्थ ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल तिब्बत हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे ही महायान को फॉलो किया जाता है। लेकिन फर्दर इसमें भी सेक्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट है, पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैभशिका एंड स्वतंत्रतिका, दीज आर द सेक्ट अंडर द हीनयान। अगर हम महायान की बात करोगे तो ये है मध्यमिका, शून्यवाद, योगाचार, विजयवाद या विज्ञानवाद भी खाते हैं, तो ये महायान के अंडर में सेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं जैनिज्म की भी। जैनिज्म जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर, बुद्धिस्ट नहीं, फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर जो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे दिगंबर और श्वेतांबर निकलते हैं। और दिगंबर को जो हेड कर रहे थे भद्रबाहु है, और यही पर्सनैलिटी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ में जाते हैं, है ना। और जो श्वेतांबर है उसको स्थूल भद्र जो है हेड कर रहे थे। श्वेतांबर के जो सेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे तो ये तो आप याद रख लोगे। फॉर एग्जाम्पल मूर्ति पूजिकाज, स्थानवासी, तेरापंथी, गच्चाज, तो दीज आर द सेक्ट अंडर द जैनिज्म। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द दिगंबर, तो यहाँ से आपको याद रखना, यहाँ पे लास्ट में पंथा है, जिसके भी पंथा है तो वो दिगंबर सेक्ट हो जाएगा। बीसा पंथा, तेरा पंथा, तारा पंथा, गुमान पंथा, टोटा पंथा और कंजू पंथा, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो याद रखिएगा, वैभसिक और स्वतंत्रता का हीनयान में, महायान में, मध्यमिका, शून्यवाद, योगाचार और विज्ञानवाद। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, स्वतंत्रता एंड सामित्य वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। नहीं, मैंने बताया था स्वतंत्रता कहाँ पे थे, तो हीनयान बुद्धिज्म के अंदर, तो ये गलत है। और स्वतंत्रता हेल्ड डेट, मतलब स्वतंत्रता जो होते हैं तो उनका जो व्यू था ये कहाँ से, जैनिज्म से रिलेट करते हैं ना। हेल्ड डेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फिनोमेना वर नॉट ओनली मोमेंट्री बट एग्जिस्ट फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म। मतलब ये है कि जो कोई भी फिनोमेना होता है वो एक मोमेंटरी नहीं होती, आज हुआ कल नहीं होगा, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस है वो हमेशा कंटिन्यूस रहती है। दैट ऑल्सो करेक्ट। सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज these are the sect of Buddhism. And second, unlike all Buddhists, the Sarasvatian consider everything empirical to be impermanent. They maintain that dharma factor internally exist reality. The dharma are so, ये आप पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो ये किसका इनिशिएटिव है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, इट इज़ एन वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन फैसिलिटेशन। मतलब ये है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है डेवलपिंग कंट्री में, इसमें प्रमोट करता है। कि कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है। तो क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन। अच्छा, सेशन को एंड करने से पहले जो कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसका एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। ओके, कल मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था बैन ऑन द कंजप्शन ऑफ द ड्रिंकिंग, तो ये आर्टिकल 47 के अंदर DPSP के अंदर मेंशन किया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्बन 20 जो है वन समिट पेरिस के अंदर जो हुई थी G20 के अंदर, उसके में ही जो ये निकल कर आया था। नंबर 3 था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था सन कोणार्क टेम्पल के बारे में, जस्ट सेकंड। तो यस, ये जो है नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। इट इज़ द कलिंगा आर्किटेक्चर, तो यस ऑल्सो भी राइट था। और ये 20 नोट्स पे नहीं बल्कि 10 रुपये के नोट्स पे चित्रित है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही था। अ मेजर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन इंस्क्रिप्शन एंड रन थ्रू आउट द टेम्पल्स प्लिंथ वन इंस्क्रिप्शन रीड द किंग ऑन, तो ये जो है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर के बारे में मेंशन किया गया है, और ये पूरा का पूरा राजा वन के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के बारे में यू नो वेरी वेल, चंडेला किंग हुआ करते जो चंद्रवंश से अपने लीनेज को ट्रेस करते हैं। ये 9 से लेकर 13 सेंचुरी में इंडिया के मध्य प्रदेश वाले रीजन में रूल किया करते थे, और यहाँ पे जो मूर्ति पाई जाती है वो जैन और हिंदुइज्म के से रिलेटेड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही था, थर्ड इज नॉट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं थे। अगर हमने कल देखा था ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल बिल्ड किया गया था चोला एम्पायर, डेट इज ऑल्सो करेक्ट है। गंगाईकोंडा राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था 1035, डेट ऑल्सो भी करेक्ट। लेकिन अगर देखा रेतेश्वर टेम्पल वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ना कि लॉर्ड विष्णु को, ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है।
आयुष स्वास्थ्य योजना किसके द्वारा रन की जा रही है? तो रन ऑफ द अबव इसमें आंसर था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ही रन की जा रही है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटेटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। बस ये आपको याद रखना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। अरेंज करना था आपको ईस्ट टू वेस्ट के अंदर। मैंने बताया था यहाँ पे दिवांग वैली है, यहाँ पे टूटिंग वैली, यहाँ पे बोमडिला था और यहाँ पे तवांग वाला एरिया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा सही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।